नवोपास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सेकंड फिजिक्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। यानी सेकंड फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स हैं, जैसे ऑप्टिक्स है, साथ में एटम और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, कंप्लीट सेकंड फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। बस आप इन्हीं चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और पढ़ाई ज़्यादा करनी होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हम उन पर अधिक से अधिक समय दें। और देखिए, एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों को ये बात याद रखना चाहिए कि कंटिन्यूअस स्टडी करना चाहिए और साथ में कंसंट्रेशन बनाकर रखना चाहिए। आप चीज़ों को रटिए नहीं, उन चीज़ों को याद नहीं करने की ज़रूरत है। कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी नज़र के सामने एग्ज़ाम टाइम से पहले गुजरें। और ऐसे टाइम में आप लोगों को एंजॉय नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ना देखें, घूमने फिरने ना जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय स्टडी पर बिताएं। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप केवल टाइम व्यतीत करिए, रटने और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने से गुजरनी चाहिए, आपकी नज़र के सामने से। जैसे एग्ज़ाम में आप जब बैठें एग्ज़ाम हॉल में, तो वो चीज़ें आपको एक बार रिमाइंड हो जाएंगी, क्योंकि ये लेटेस्ट में ही पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। देखिए, लाइफ में इन्जॉयमेंट ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार से भोजन की थाली में अगर थोड़ा सा अचार हो तो भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है, अगर वही अचार ज़्यादा हो जाए तो स्वाद को बेकार कर देता है। इसी तरह से जीवन में इन्जॉयमेंट अगर थोड़ा सा होगा तो आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगा, और अगर इन्जॉयमेंट ज़्यादा होगा तो ये आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है। दोस्तों, अब हम आगे के टॉपिक्स को शुरू करेंगे और हम सबसे पहले ऑप्टिक्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट होगा और इसमें पहले चैप्टर की बात करेंगे, रे ऑप्टिक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सेकेंड फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों को याद होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ना होता है, परावर्तन नहीं आएगा, तो अपवर्तन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपवर्तन का जो सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वो आपको याद करना है, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा हमारा, अपवर्तन तो जानते ही होंगे, अपवर्तन के नियम आपको याद करने हैं। ठीक है, फिर साथ में आपको क्या करना है, अपवर्तनांक याद करना है, अपवर्तनांक के बारे में जानना है। और साथ में अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है n बराबर, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, साइन डेल m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उस पर आप लोग टाइम जरूर दें। अपवर्तनांक हो जाएगा। तीसरा टॉपिक हमारा आता है इंपॉर्टेंट, वो होता है वास्तविक तथा आभासी गहराई। इस पर आप एक बार जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम समझेंगे हमारा जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है लेंस द्वारा अपवर्तन, या हम ऐसे कहेंगे गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। और इसका भी जो हम पहला टॉपिक कहेंगे वो कहेंगे हम लेंस द्वारा अपवर्तन। लेंस द्वारा अपवर्तन, यह टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, ये टॉपिक इसी चीज से रिलेट करता है। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है लेंस द्वारा अपवर्तन क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, या लेंस मेकर सूत्र क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। तो
तो आप इन टॉपिक्स पर जरूर से जरूर ध्यान दें। अब इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसके बाद का जो मेन टॉपिक होगा वो हमारा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों को बताया गया होगा, यहाँ 5वें टाइप में मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, तो प्रकाशिक यंत्र में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आप जान लीजिए। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र में आप लोगों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्म, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमन कर सकते हैं। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के सूत्र का निगमन कर सकते हैं। साथ में आप लोग इसमें एक टॉपिक और कर लें, सरल सूक्ष्मदर्शी, जो कि काफी सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन। बस इस पर एक बार आप लोगों को नजर डाल लेनी है। यही दो टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इन पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 9 में बहुत ही मायने रखते हैं, आप इन पर जरूर ध्यान दीजिए। और साथ में यहाँ पर रेनबो के बारे में मैं एक टॉपिक और ले रहा हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट, रेनबो जान लीजिए। रेनबो, रेनबो का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यानी इंद्रधनुष दो टाइप के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो उस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, तो आप इन पर डिस्कस जरूर कर सकते हैं। ये हमारे चैप्टर 9 से रिलेटेड ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दें। बस आपको इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्हीं पर दे दीजिए। मेरा दावा है कि यहाँ से निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर फंसेगा। अब मैं बात करूँगा इसी में चैप्टर नंबर 10 की। क्या बात करते हैं? चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 भी आपका ऑप्टिक्स से ही है, पर उसे हम क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का मतलब तरंग प्रकाशिकी, और तरंग प्रकाशिकी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा क्या? हाइगेंस। हाइगेंस, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आप लोग जरूर याद करिए, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद करें। और यहाँ पर साथ में हम बताएंगे आप लोगों को कि तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र, तरंगाग्र जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, इसका डेफिनेशन याद करना है। क्या करना है? डेफिनेशन। मैं बात करूंगा क्या? परिभाषा याद करना है। केवल परिभाषा आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस ये टॉपिक है तरंगाग्र क्या होता है। और तरंगाग्र के प्रकार आप जानते ही होंगे, उस पर आप एक बार ध्यान दे देंगे। ठीक है, अब तरंगाग्र, तरंग सिद्धांत के द्वारा यहाँ पर अपवर्तन की व्याख्या। तरंग, तरंग सिद्धांत, सिद्धांत से अपवर्तन, अपवर्तन की व्याख्या। तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या जरूर आप कर लीजिए। ठीक है, अब इसके तरंग सिद्धांत में ही अपना हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, चौथा। ठीक है, चौथे में हम क्या करेंगे? व्यतिकरण देखेंगे। क्या करेंगे? व्यतिकरण। व्यतिकरण आपको समझना है, और यहीं पर हम बात करेंगे व्यतिकरण और
व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण भी आप लोगों को करना है, ठीक है। व्यतिकरण और व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण भी करना है। और फिर हम बात करेंगे व्यतिकरण के 2 टाइप होते हैं, वो हमने आप लोगों को पहले से भी बता रखा है, उन पर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। व्यतिकरण मतलब विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण। इनकी हमें क्या करनी है, परिभाषाएं याद करनी है, केवल परिभाषा आपको याद करना है, ठीक है। बस ये आप याद कर लीजिए। और साथ में अध्यारोपण का सिद्धांत भी आप लोगों को याद करना है। वैसे व्यतिकरण एक तरह से अध्यारोपण का ही सिद्धांत है, तो ये चीज़ भी इसी से रिलेट कर रहा है, मैं इससे अलग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इसी में जान लीजिए, यहाँ पर ही मैं बता दे रहा हूँ। अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अगर आप लोगों को याद होगा तभी आप ये चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप इसे अच्छे से सीख लो। इसके बाद हम बात करेंगे विवर्तन की। किसकी बात करेंगे, विवर्तन क्या होता है, जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विवर्तन के 2 प्रकार हैं, यानी फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। और इस चैप्टर का सबसे मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसे मैं कह सकता हूँ ये हमारा छठा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो आप लोगों को पता चल चुका होगा, मैंने पहले भी बताया है वो चीज़ क्या है, जिसको हम YDSE के नाम से जानते हैं। दोस्तों YDSE क्या है आप लोगों को पता होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और साथ में इससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न भी आप लोगों को जानना है। आंकिक प्रश्न, इसे मैं कह भी दे रहा हूँ, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, ठीक है। और साथ में इस पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप इसको भी अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों वीडियो, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला चैप्टर आप लोगों को पता ही होगा, 11th चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, रेडिएशन एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो 11th चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पहले टॉपिक की। पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, इसकी परिभाषा आप याद कर लीजिए। और इसी में एक और इम्पोर्टेंट आता है कार्यफलन, वर्क फंक्शन। कार्यफलन क्या होता है, इसका भी हमें क्या करना है, परिभाषा ही याद करना है। ये परिभाषा कई बार आया हुआ है, तो आप इस पर हैशटैग लगा दीजिए, एक बार इसे जरूर अच्छे से याद करिएगा। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार भी आप लोगों को पता ही चल जाएगा, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो कार्यफलन क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको अवश्य याद करनी है। अब इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पर हम डिस्कस कर ले रहे हैं। साथ में यहाँ पर आएगा दूसरा हमारा टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, आप इस पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। हम पहले भी बता चुके हैं अपने लेक्चर्स में इन चीज़ों को। तो यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक होगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं, बल्कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा चर्चा करनी है, ठीक है।
क्योंकि यह जो चैप्टर है 11th चैप्टर, यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर ही डिपेंड है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर ही यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, यहाँ पर साथ में प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम, ये भी आपको याद करना है। यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव का ये पहला टॉपिक होगा। इसी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो नियम है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव का ये नियम हो जाएगा। साथ में इसी में हम दूसरा टॉपिक आपका ले रहे हैं, देहली आवृत्ति। यह भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस पर भी विशेष ध्यान देंगे। इसकी आपको क्या करनी है, परिभाषा याद करनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं। ठीक है, तो ये देहली आवृत्ति आपको याद करना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम याद कर लो। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक फलन है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, तो उसे बहुत ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देहली आवृत्ति क्या होती है और साथ में देहली तरंगदैर्घ्य की भी परिभाषा याद करनी है। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में 36 का आंकड़ा होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा विपरीत होते हैं, है ना। आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य घटेगी, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। एक की परिभाषा दूसरे से एकदम बिल्कुल विपरीत होगी। तो ये होगा हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें हम अपना तीसरा टॉपिक ले रहे हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आप लोग याद कर लीजिए। और यहाँ पर चौथा हम लिखेंगे प्रकाश का क्वांटम मॉडल। ठीक है, प्रकाश का क्वांटम मॉडल भी आप लोगों को अच्छे से याद करना है। और इसमें जो सबसे हमारा मेन टॉपिक है वो लास्ट में हम बताते हैं। ठीक है, वो है हमारा, यहाँ पर मैं बात करूँगा पांचवें और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये। क्या होगा, बेसब्री से आप लोगों का भी इंतजार होगा। डी ब्रोगली की परिकल्पना, ये आप लोगों को याद करनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोगों को अलग से याद करना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, द्रव्य की त्वरित प्रकृति से क्या तात्पर्य है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसे आप जरूर से जरूर स्टडी करिएगा, कहीं से भी ढूंढ कर कैसे भी करके आप लोगों को ये याद करना है। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। दोस्तों, ये था हमारा 11th चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपको उसके जवाब जरूर देंगे। यदि आपको इन टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई टॉपिक नहीं भी मिल रहे हैं तो हम कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसके सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर देंगे। ठीक है, और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करिए। यही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोग घबराएं नहीं, बस कंटिन्यूअस आप लोगों को स्टडी करते रहना है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट तो आप लोग तुरंत वीडियो को पॉज किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर मैं आगे 12th चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो 12th होगा। वो होगा क्या, एटम। क्या होगा,
एटम, आइटम नहीं भाई, एटम है ना। एटम मतलब परमाणु होता है, आइटम नहीं जो हम लोग सड़कों पर कहते फिरते हैं आइटम जा रही है ना, आइटम नहीं बल्कि एटम है। एटम मतलब परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु के बेसिक कंसेप्ट को आपको जानना है, परमाणु का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले एटम के स्ट्रक्चर को आप लोगों को समझना होगा। स्ट्रक्चर, यस, स्ट्रक्चर समझना होगा। मतलब परमाणु की साइज क्या होती है, परमाणु के अंदर कौन कौन से एलिमेंट उपस्थित होते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग सभी को पता है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, थॉम्सन मॉडल, थॉम्सन मॉडल, परमाणु का थॉम्सन मॉडल भी आपको पढ़ना है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ये आप नहीं भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन मैं बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की इस चैप्टर के, तो वो होगा हमारा बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है, बोहर का परमाणु मॉडल। और यहाँ पर बहुत एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करूंगा मैं, स्पेक्ट्रम की, परमाणु स्पेक्ट्रम, परमाणु स्पेक्ट्रम, परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी कर लीजिए। बस इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस इतना आप लोगों को लर्न कर लेना है। इतने टॉपिक्स पर आप एक बार ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। फिर मैं अगला चैप्टर ले रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। बस आप क्या कर लो, बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ लो, रदरफोर्ड का पढ़ लो और परमाणु स्पेक्ट्रम पढ़ लो, जिसमें हम परमाणु के स्पेक्ट्रम में कुछ श्रेणियाँ बताए हैं, ठीक है। इन श्रेणियों पर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे लाइमन, लाइमन श्रेणी, लाइमन, बामर, है ना, फुंड वगैरह, है ना, ये सब आप श्रेणी जो बताए हैं उन पर आप एक बार डिस्कस कर लो, ठीक है। उसके बाद चलता है, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13 चैप्टर, 13 चैप्टर हमारा होगा और उसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा एटम वाले चैप्टर से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। एटम का जो चैप्टर था उसमें कुछ ही बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब ये हमारा जो 13 चैप्टर है वो है न्यूक्लियाई का, क्या है, न्यूक्लियाई, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक, है ना, न्यूक्लियर, नाभिक मतलब क्या है, आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हमारे देश में नहीं सॉरी, विश्व में एक लड़ाई चल रही है जहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग करने की धमकी दी जा रही है। यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका रोल निभाया जा रहा है। बार बार रूस धमकी दे रहा है कि हम यूक्रेन पर एटॉमिक हथियारों का उपयोग करेंगे, न्यूक्लियर हथियारों का। यहाँ पर ही आप लोगों को इसी चैप्टर में समझ में आया होगा कि न्यूक्लियर हथियार क्या होते हैं, यानी परमाणु बम क्या होता है और हाइड्रोजन बम क्या होता है, यहाँ से ही है। यदि इनसे बने हथियारों का उपयोग किया जाएगा तो विश्व तहस नहस हो सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कर लो, वरना क्या पता लाइफ कब ख़त्म हो जाए, और अच्छे से पहले परीक्षा पर ध्यान दो। चलो शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। यहाँ पर न्यूक्लियाई से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका भी स्ट्रक्चर जानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर न्यूक्लियाई का, यानी नाभिक कैसा होता है, नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं, नाभिक के बाहर क्या क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होते हैं। इन सब बारे में आप लोगों को डिस्कस करवाया गया होगा, तो इस पर डिस्कस नहीं करूँगा मैं ज़्यादा, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करूँगा। तो ये होता है न्यूक्लियाई, नाभिक क्या होता है, नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब बातें आप लोगों को जान लेनी है। अब यहाँ पर नाभिक
नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये आपको जानना है। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। चौथा है हमारा द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति आप लोगों को जानना है, ठीक है। द्रव्यमान क्षति जान लो। और ये E बराबर mc², ये आप लोगों को पता होगा। जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ठीक है। इसी टॉपिक पर ये पूछा जा सकता है। हम आइंस्टीन के इस नियम को आपेक्षिकता सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, आपेक्षिकता। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपेक्षिकता, आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही आपेक्षिकता का सिद्धांत भी है। तो आप इस पर जरूर से जरूर ध्यान दें। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है ये आप जान लीजिए, नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है। अब यहाँ पर हम एक बात और करेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। आप इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। बहुत छोटा सा है, आसान है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए। इसके बाद हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, ये छठा था, तो मैं यहाँ पर सातवां ले रहा हूँ। ये हमारा नाभिकीय विखंडन होगा। क्या होगा? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। और साथ में यहाँ पर मैं बात कर ले रहा हूँ नाभिकीय संलयन की, नाभिकीय संलयन। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में नहीं बताया, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो बेटा रेडियो एक्टिविटी के बारे में इस साल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो उसको हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं बता रहे हैं, तो उनको छोड़ दो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में जान लो। और इसी में हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जिसको हम कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में जान लो। बस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं और कहूँगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जरूर ध्यान दें। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये तो फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ में केमिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हाफ लाइफ है ना, अर्ध आयु ज्ञात करना, अर्ध क्या लिख रहा हूँ भाई, अर्ध आयु, अर्धायु ज्ञात करना, ठीक है। अर्धायु ज्ञात करना सभी लोगों को आना चाहिए। अर्धायु क्या होता है आप लोगों को पता है, जितने समय में कोई परमाणु अपनी प्रारंभिक अवस्था मात्रा का आधा रह जाए, वही क्या कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है। तो इतने टॉपिक्स पर अगर आप लोगों ने पढ़ाई कर ली है, तो मैं समझता हूँ कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फंसा नहीं सकता है। यहाँ से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं आ सकता है दोस्तों। तो इन पर ज़रूर स्टडी करिए, ध्यान दीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में डरे नहीं और अच्छा सा स्कोर कर पाएँ। इसके बाद मैं लास्ट चैप्टर की बात करूँगा, जो कि हमारा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी है। एक नया यूनिट है और एक नई मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे शुरू करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यहाँ लास्ट में हम अपने अगले और लास्ट चैप्टर की, जो कि है हमारा 14th चैप्टर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का
यानी मॉडर्न फिजिक्स का शुरुआत होता है यहाँ से। यहाँ पर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी सेमीकंडक्टर अर्धचालक से बने डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हम चैप्टर नंबर 14 है ना, जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मेरा दावा है कि 100% क्वेश्चन फंसेगा जितना मैं बता कर जाऊँगा यहाँ से। अगर आप लोगों ने उन टॉपिक्स पर पढ़ाई की है तो 100% आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे। वैसे भी हमारे चैनल पर वो टॉपिक्स अवेलेबल हैं, तो आप उसे जाकर चैनल पर देख भी सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फिजिक्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं। तो शुरू करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, और उन्हीं टॉपिक्स को हम बताएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए बहुत ज़्यादा मैं बकवास नहीं करना चाहता हूँ, वैसे भी सीधी बात, नो बकवास का ये सेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम वही चीज़ें बताएंगे जो केवल इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई तो करनी नहीं है, मतलब हम टॉपिक्स के बारे में क्लियरेशन तो दे नहीं रहे हैं, बस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक, सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये अर्धचालक जानते हैं आप, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके बारे में हमने बताया ही है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है ये तो हमने पहले से भी बता दिया है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर में दो टाइप के सेमीकंडक्टर आते हैं, निज अर्धचालक जो शुद्ध होते हैं और बाह्य अर्धचालक जो अशुद्ध होते हैं। तो आप लोगों को परिभाषा याद कर लेनी है दूसरे में। दूसरा टॉपिक हमारा होगा निज तथा बाह्य अर्धचालक की परिभाषा याद करना भैया, खाली परिभाषा, सिर्फ परिभाषा याद कर लो और कुछ नहीं करना, ठीक है। और हाँ, यहाँ याद करना है कि निज अर्धचालक का जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय होती है, वो हमने बताया है। क्रिस्टलीय संरचना क्या होती है, समचतुष्फलकीय। ठीक है, समचतुष्फलकीय होता है, जान लो, ठीक है, ये मैंने बता भी दिया है। अब तीसरा हमारा टॉपिक आता है पीएन संधि क्या होता है ये जान लो, ठीक है। और इसी में हमने पीएन संधि अगर आप लोगों ने जान लिया तो आप लोग यहाँ से विसरण धारा, ठीक है, विसरण धारा तथा अपवाह धारा भी जान ही जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ पर आप लोगों को जानना है, वैसे मैंने पीएन संधि पहले ही बता दिया, सॉरी, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो हमारा होगा वो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को जानना है, ठीक। इसके बाद पांचवा टॉपिक हमारा आता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा फॉरवर्ड बायसिंग, वैसे पांचवा मैं कहूँगा डायोड क्या होता है, डायोड जान लो, ठीक है, डायोड क्या होता है और डायोड की अभिनति। छठा टॉपिक होगा डायोड। देखिए डायोड क्या होता है आप जानते हैं, और डायोड में पीएन जहाँ पर मिले होता है वो डायोड होता है। और डायोड में दो तरह की अभिनति होती है, अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक। तो यहाँ पर आपको याद करना है अग्रदिशिक अग्र अभिनति, ठीक है, अग्रदिशिक अभिनति अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बायसिंग आप लोगों को समझना है ना, ऐसे ना समझ पाओ तो देख लो, फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग,
ठीक है, ये आप लोगों को जरूर याद करना है। और इसके बाद हम यहाँ पर अगला ले रहे हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे मैं कहूँगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप इस पर एक बार हैशटैग भी लगा सकते हो। ठीक है, हैशटैग लगा लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान देना। साथ में यहाँ पर मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ, बहुत लंबा चैप्टर है, फिर भी मैं यहाँ पर वही इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे एलईडी हो गया, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ाई करनी है। एलईडी, और यहाँ पर मेरा 9th वाला होगा, वो होगा सोलर सेल। ठीक है, तो सोलर सेल पर भी आप लोगों को पढ़ाई करनी है। इतने टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं कुछ और टॉपिक्स इसमें बताना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, लेज़र, LASER, लेज़र और मेसर। वैसे ये पिछले स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर का था। बस आप लोगों को इसका क्या करना है, फुल फॉर्म याद करना है। क्या करना है, फुल फॉर्म याद करना है। फुल फॉर्म जान लो। ठीक है, और उसके बाद फुल फॉर्म जान लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का जो है अगला टॉपिक, वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो ध्यान देना है। क्या है, याद है? नहीं याद है ना? नहीं याद है, हम बताते हैं। यहाँ पर गेट के बारे में आप लोगों को जानना है। क्या, गेट। गेट 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को बताया गया। OR, दूसरा नॉट, और तीसरा इसमें आप लोगों को बताया गया एंड गेट, है ना, एंड गेट। और इन सब के ट्रूथ टेबल भी आप लोगों को बनाने आने चाहिए। क्यों भाई लोग, ये आप लोगों को पता है ना। वैसे भी मैंने अपने सारे वीडियोस में नहीं, मैंने इससे पहले अब इस टॉपिक्स पर वीडियो बना दिया है, और साथ में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी बताया है। दोस्तों उन वीडियोस को ज़रूर आप लोग देखिए। और ये था हमारा सेकंड फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को इससे थोड़ी भी बहुत हेल्प मिले, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसे लाइक करिएगा, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।